हेलो एंड वेलकम टू स्ट्रेट टॉक विद ऋषभ। बस स्वागत है आपका फिर से एक नए एपिसोड में। और आज इस एपिसोड में हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं। एज ऑफ यू नो, अभी तक हम सिर्फ पॉलिटिकल जर्नीज पॉलिटिशियंस के साथ बातचीत कर रहे थे। दिस न्यू सीरीज ऑफ पॉलिटिकल चिट चैट के साथ साथ हमने एक नई सीरीज स्टार्ट करने का प्लान करा। इन नई सीरीज के अंदर हम समाज की बहुत सारी चीजों पर डिस्कशन करेंगे। और आज के स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर व्यास देव जी हैं। सर वेलकम टू स्ट्रेट टॉक विद ऋषभ। कैसे हैं आप? ऋषभ, बहुत बढ़िया है, सारा बढ़िया है। सो डॉक्टर, बिफोर स्टार्टिंग दिस पॉडकास्ट मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ आपके क्या प्लान्स हैं। आप एक बार खुद के बारे में एक बार व्यूअर्स को बता देंगे एग्जैक्टली अभी क्या कर रहे हैं आप? मैं सांबा टाउन से बिलोंग करता हूँ। हाँ जी। अपनी बेसिक ट्रेनिंग के बाद हायर ट्रेनिंग्स और काम के सिलसिले में नॉर्थ इंडिया में मुझे काफ़ी जगह जगह जाना पड़ा। और 2011 से मैं मेडिकल कॉलेज जम्मू में काम कर रहा हूँ। एज एसोसिएट प्रोफेसर इस टाइम पे हूँ और ऑर्थोपेडिक्स के डिसिप्लिन में काम कर रहा हूँ। सो अभी आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट? नहीं, हेड ऑफ यूनिट हूँ। हेड ऑफ यूनिट हैं सर। जी जी। सो यू आर अ स्पाइन सर्जन। हाँ, ऑर्थोपेडिक डिसिप्लिन में स्पाइन एक कंपोनेंट रहता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरी ट्रेनिंग जहाँ जहाँ से काम करने का मौका लगा अपने फॉर्मेटिव ईयर्स में, तो वहाँ पे एक लंबा पीरियड हमारा वहाँ उस सेंटर में काम करने का मिला जहाँ पे स्पाइन सर्जरी ज़्यादा होती थी। तो स्पाइन सर्जरी का एक्सपोजर फॉर्मेटिव होने से स्पाइन सर्जरी ज़्यादा करता हूँ। बाकी भी करता हूँ, बाकी भी ट्रॉमा और जॉइंट्स वो भी करते हैं, लेकिन आई वाज लकी कि अपने ट्रेनिंग पीरियड में हमें ऐसा एक्सपोजर मिला जो कई कई जगह नहीं होता है, तो उसका एडवांटेज हो गया। डॉक्टर, बात करें आज हेल्थ अवेयरनेस की। इंडियंस अपनी हेल्थ को लेके इतना अवेयर क्यों नहीं रहते हैं? क्या पॉइंट्स आपको लगता है कि क्या समहाउ हम लैक करते हैं, जो हम कुछ भी प्रॉब्लम्स होते इंडियंस, हैं अपने प्रॉब्लम्स को डॉक्टर तक शेयर नहीं करना चाहते हैं? ऋषभ, ऐसा है कि इंडियन की जो हेल्थ इश्यूज है ना, इसको हम सिंगल पॉइंट पे शायद ना वो कर पाए, केंद्रित ना कर पाए। हेल्थ इश्यूज, हेल्थ का जो कंपोनेंट है वो सोसाइटी के अलग कंपोनेंट से इन्फ्लुएंस होता है। उसमें से एक कुछ एक चीज़ें मैं आपकी जो माइंड में आएंगी, हो सके चीज़ें मिस भी हो जाएं मेरे से, लेकिन हेल्थ जो है वो आपकी फाइनेंशियल वेलबींग से और इन्वायरमेंटल सिचुएशन से, दो चीज़ें जो हैं वो बहुत क्लोजली लिंक्ड हैं। आप देखें, जो नेशन फाइनेंशियली वेल हैं उनकी लॉन्जिविटी जो है, वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो ज़्यादा है। इंडिया की भी आप देखें, 1947 में हार्डली 26-28 ईयर्स की लॉन्जिविटी थी। आज वो अराउंड 70 ईयर्स आ गई। जैसे जैसे इंडिया ने ग्रो किया है वो लॉन्जिविटी बढ़ी। बट कंपैरेटिवली आप यूरोपियन और जापानीज़ को देखो तो वहाँ लॉन्जिविटी ज्यादा है। 90s में है। एग्जैक्टली। सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक इंडिकेटर है कि आपका हेल्थ के जो मैनेज करने वाली कंपोनेंट्स हैं वो कितने वेलबींग हैं। तो उसके लिए आपकी फाइनेंशियल वेलबींग और बाकी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिसके आसपास इन्वायरमेंट में अब आप हमारी डिजीज़ हैं जैसे कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। हाँ जी। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ वो हैं जो मेरे से आपको फैल जाएगी, उससे फैल जाएगी, इन्फेक्शंस जो हैं जी। ज़्यादा है। और उसका डायरेक्ट लिंक किससे? वो आपकी सैनिटरी से, सैनिटेशन से है। हाँ जी। सैनिटेशन का लिंक जो है वो आपकी बेटर हाउसिंग और बाकी प्लानिंग से है। उसका लिंक फाइनेंस से है। जी। जी। सो बात करें जो बेसिकली ये देखा जाए आज इंडिया के अंदर, यूथ के अंदर बेसिकली मल्टी विटामिन्स की दौड़ लगी हुई है। लोग जिम में जा रहे हैं, प्रोटीन्स, काफ़ी काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं, प्रोटीन सेल कर रही हैं। बट अब नॉर्मल जो इंसान जॉब करता है उसके अंदर विटामिन्स की लैक ऑफ बोन्स के अंदर जल्दी पाई जाती है। क्या लगता है क्या रीजंस हैं, और क्या मल्टी विटामिन्स आर द राइट सॉल्यूशन, या डाइट से उन चीज़ों को फिक्स किया जा सकता है? हाँ, इसमें मैं ऋषभ अगेन
कुछ चीज़ों को टच करूँगा। प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज़, जैसे अब आपने बीच में बोन्स की बात की बीच में हाँ थोड़ी जी। सी। हुआ क्या है कि एज एजुकेशन हैज़ रीच टू द पीपल, एक और जैसे मेरी जनरेशन या मेरी सीनियर जनरेशन को जिन्होंने जो कुछ भी अचीव किया पढ़ाई से किया, तो एक ओवर एम्फेसिस हो गया कि आपको पढ़ते रहना है, और फिजिकल एक्टिविटी से एक जनरेशन छूट गई। मेरी जनरेशन और मेरे से छोटे वाली जनरेशन, मेरे पेरेंट्स ने जब देखा कि यार सब कुछ पढ़ के मिलना है, तो बोला पढ़ो 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 पढ़ो। एक टाइम वो था जब खेलने को खेल रहा है वो, यार तो तू टाइम वेस्ट कर रहा है। Exactly. एक टाइम वो आया, अब जबकि अब रिवर्स हो रहा है, लेकिन जितना एम्फेसिस हमने बॉडी और माइंड को बैलेंस एक्टिविटी पे देना था वो रह गया। हमारे लिए इम्पोर्टेंट फिजिकल एक्टिविटी को उतना ही टाइम देना चाहिए था जितना इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ को देना चाहिए था। वो इम्बैलेंस सा बन गया एक बार। हाँ जी। उस इम्बैलेंस से क्या हो गया कि कुछ डिजीज़ जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, स्पेशली जैसे आपने विटामिन की बात की, मैं उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करूँगा। ऑस्टियोपोरोसिस आज की डेट में काफ़ी कॉमन होता जा रहा है। ऑस्टियोपोरोसिस वो कंडीशन है जहाँ बोन वीक हो जाती है, गॉट इट। और इतनी वीक हो जाती है कि जल्दी फ्रैक्चर हो जाते हैं। ओके। जनरली वो अबव 60 इन फीमेल्स और अबव 65-70 मेल्स का मतलब होना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली ये काफ़ी नीचे आ गया है। ओके। काफ़ी सारे इंडिविजुअल्स के बारी हम लोग जब डिटेक्ट करते हैं कि 30s में 35 में वो ऑस्टियोपोरोटिक निकल आते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। और उसका सोर्स क्या है? लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। हम लोग फिजिकल एक्टिविटी को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, और जितना जैसे आप बल्कि आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ विटामिन्स कुछ कंडीशन में चाहिए होगा, इन सबका सोर्स है कि बैलेंस डाइट से बन सकता है। हाँ जी। बैलेंस डाइट मल्टीविटामिन का सब्स्टिट्यूशन है। वो अगर आप बैलेंस डाइट लें तो इन केस अगर आपको कोई सिकनेस से गुजरे हैं तब तो आपको एडिशनल चाहिए, अदरवाइज आप खाली एक बैलेंस डाइट लेके गुजारा कर सकते हैं। मेरे पास एक एग्जांपल है कि हमसे 2 जनरेशन पहले, मतलब मैं एक 15 साल को एक जनरेशन गैप मांगता हूँ, तो 30 साल से बड़े वाले जो अभी 90s में हैं हाँ जी। या थे, तो 70-80s में हमारी दादी नानी जिसको कह लो, जी जी। वो तो कभी भी अस्पतालों में वो तो विटामिन नहीं खाते थे, मैंने नहीं देखे। मैं अपनी दादी को नानी को मैं कभी भी नहीं देखा, दादी को मैंने कभी भी नहीं देखा। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। नहीं देखा ना, हाँ मैंने जी, नहीं कभी देखा भी नहीं देखा एटलीस्ट, हमने। हाँ। है ना। तो देवर हेल्दी। सवाल तो ये उठना चाहिए था कि अगर हमारी दादी नानी की जनरेशन बिना दवाइयों के रह सकी तो आज क्या मुसीबत आ पड़ी, है ना। तो उसमें 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 एक चीज़ ये है कि लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, लैक ऑफ बैलेंस्ड लाइफ, Balanced life. हर इंडिविजुअल को कम से कम घंटा 1.5 घंटा विग्रेस फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। हमारे ह्यूमंस का जो जनरेशन जैसे इवोल्यूशन है, वो तो पीछे तो हमारा 2-3 लाख साल पहले तो हमारी तो शेप डिफरेंट थी ना। जी बिल्कुल। तो ये अभी 20-30-40-50 सालों में जैसे से मैकेनाइज हुआ दुनिया, तो मैकेनाइजेशन से हम बैठ गए ना। जी। तो सो मैं इसी पे ऐड करना चाहूँगा। सो नाउ डेज हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी एड्स आती हैं, मल्टीविटामिन्स प्रोटीन्स की एड्स आती हैं, बट हमारा आयुर्वेदा जिसमें हम नेचुरल वे ऑफ सोर्सेज हुआ करते थे, हम अपने रूट्स को कैसे भूलते गए हैं? क्या फॉरेन इन्फ्लुएंस ज़्यादा Yes, रहा? yes, देखिए ये तो आपने तो अच्छा, मेरा एक मे- सवाल मेरे इसमें मेरे मैं मेरे ऐड भी करना चाहूंगा। एज अ डॉक्टर क्यों हम नेचुरल सोर्सेज को अवॉइड करके आप भी मेडिसिन पे ज्यादा फोकस क्यों किया जाता है? मेरे सवाल में आपने जवाब भी दे दिया है। हाँ जी। मल्टीनेशनल्स, हम लोग कैपिटलिस्ट की गिरफ्त में हैं। एक सिंपल सा जवाब दो कि जो आपने ऐड की बात की है वो क्या, हम लोगों पे बम्बार्डमेंट होती है आइडियाज़ की और वो फॉलो करना शुरू कर देते हैं। योगा और नेचुरल वे ऑफ लाइफ हाँ जी। वो आइडियल है। जी। आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर रखें। मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी एडिशनल सप्लीमेंट्स की जरूरत है, प्रोवाइडेड उसको थोड़े दिनों पहले कोई सिकनेस ना हुई हो। सिकनेस हुई है तब उसको एडिशनल कुछ चाहिए, अदरवाइज किसी को नहीं चाहिए। बैलेंस्ड डाइट
और अच्छी फिजिकल एक्टिविटी, ये मैक्सिमम तकलीफ़ों का सॉल्यूशन है। हाँ, अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि फिजिकल एक्टिविटी करने का कई जगह टाइम नहीं मिल रहा है, कई जगह जगह ही नहीं है, कई जगह टाइम ही नहीं, कई स्पेस जगह भी जगह नहीं, ही नहीं है, एग्जैक्टली। स्पेस ही नहीं है, कई बेचारे कुछ कुछ कई जगह सिटीज में सोचेंगे कि यार मोस्टली मैं देखा जाए मैं तो स्पेस नहीं है हाँ बच्चों हाँ, के लिए, एग्जैक्टली। तो वो दोनों इशू हैं। वो कुछ इशू तो इंडिविजुअल सॉल्व कर लेगा, कई इशू के लिए उसको अपने सोशल सिस्टम पर डिपेंड करना पड़ेगा, सरकार पर डिपेंड करना रहेगा कि भाई फिजिकल एक्टिविटी की जगह नहीं है, वो है दिक्कत। और फिर बात वही आती है कि जो जो आपने बोला बम्बार्ड कर रहे हैं एमएनसी हैं, हाँ जी, तो मैं उसको कैपिटलिस्ट की कैटेगरी में गिनता। जो लोग इस सारे प्रोसेस में से गेन करके पैसा सक करना चाहते हैं, वो ऐसा माहौल बना कर रखना चाहते हैं कि आपकी एफर्ट से पैसा वहाँ जाता है। जाता रहे। तो उसमें बड़ी चीज़ें हैं, एक चीज़ नहीं, हर चीज़ में वो है ना। मैं आपसे एक सवाल ये भी रहेगा, अभी देखा गया है कि यूथ के अंदर फोन्स, लैपटॉप्स, गेमिंग, इन चीज़ों का ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो चुका है, सोशल मीडिया। अभी देखा गया है सर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक लॉ पास करा गया है कि 16 एज तक ना बच्चे को फ़ोन दिया जाएगा, ना सोशल मीडिया का एक्सेस दिया जाएगा। आप एज अ डॉक्टर कितना डिसीजन को राइट मानते हैं? क्या इंडिया में भी ऐसे रूल्स आने, इम्प्लीमेंटेशन करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। सोशल मीडिया जो है वो, देखिए ऐसा है कि एक ह्यूमन टेंडेंसी है इजी चीज़ को तरफ अट्रैक्ट होना, विजुअल चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होना। जी, हम भी आज पॉडकास्ट कर रहे हैं हाँ इसलिए जी, क्योंकि टफ चीज़ें जो जो हम बोलेंगे अगर वो लिख के किसी को दी जाए तो हार्डली कोई जाएगा, लेकिन एग्जैक्टली। सुनना चाहता है, कोई देखना चाहता है, हमसे भी बेटर। आप देखें हम लोग कभी भी सोशल मीडिया पे होते हैं और वहाँ पे वो आप एक क्लिक करते हैं, आपको इन्फ्लुएंस करने के लिए कितना सेम टाइप कुछ ऑफ चीज़ें दिखने स्टार्ट कितनी हो जाती चीज़ें हैं। जल्दी आ जाती हैं, जी, जी, और आपने कितनी जल्दी टाइम गुजार दिया उस पर पता नहीं लगता है। एक मैच्योर इंडिविजुअल वो भी इन्फ्लुएंस हो जाता है, वो भी इसमें टाइम वेस्ट करता है। तो बच्चों का तो फिर ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, वो तो फॉर्मेटिव ईयर्स में है, जी, उनको अच्छा बुरा समझने में तो टाइम लगेगा ना। तो एग्जैक्टली। उनको वो कंटेंट से बम्बार्ड कर दिया जाए जिसमें उनका फ़ायदा है नहीं, लेकिन वो टाइम ज़ाया करते हैं, तो वो ठीक नहीं है। वो उनकी 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 मेंटल ग्रोथ के लिए भी ठीक नहीं है वो। सोशल मीडिया डेफिनेटली रेगुलेट होना चाहिए। जी, और अ, इसने मतलब मैं इसको और दो चीज़ों पे ऐड करूँगा। आपको याद होगा कि कुछ कंपनीज ने आज से 10 साल पहले फ्री में बांटा था, जी, है ना। जी, जैसे वो किसी को, और मैं तो इसको जैसे चाइना में ओपियम वॉर हुई थी, हाँ जी। 1830s की आसपास की बात है। ओपियम वॉर में ब्रिटिशर्स ने ओपियम फ्री में बांटी थी चाइना में। एक लत लगाने के लिए हाँ फ्री हाँ, में दे दो, वो डिपेंडेंट हो मैं जाएंगी चीजें, मैं एग्जैक्टली। मैं ऋषभ इसको आज तो पता नहीं, लेकिन आज से 20 30 40 साल पहले जरूर कभी ना कभी डिस्कस होगा कि जिस टाइम पे बच्चों को बाहर फुटबॉल खेलना चाहिए था, उन्होंने फुटबॉल की गेम्स नेट में देखी, नेट पे खेला उन्होंने। जी, इंडिया जो जब जो यूथ है आज, जो 15 साल का सबसे यूथ है, यंगेस्ट यूथ जब है इंडिया के अंदर जब या। क्योंकि लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, जो सेडेंटरी हैबिट से जो डिजीज होनी है, तो ये चीज़ कभी ना कभी जरूर डिस्कस होगी कि यार जब ये हमारा यूथ जो जिसने जितना परफॉर्म करना था वो बीमार क्यों हुआ आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले, क्यों? जिस टाइम पे उसने फिजिकल एक्टिविटी करनी थी वो क्या कर रहा था? वो ऑनलाइन गेम्स वो खेल रहा ऑनलाइन गेम खेल रहा था। वो बाहर खेलनी थी लेकिन ऑनलाइन खेल रहा था। क्यों ऑनलाइन खेल रहा था? क्योंकि वो फ्री में दी गई थी उस था, टाइम। एक्सेसिबिलिटी हो किसी गई ने होती किसी ने थी, किसी ने उसको तब फ्री में दी, वो लत लगाने के लिए दी है, तो डिपेंडेंसी बढ़ाने के लिए। डिपेंडेंसी बढ़ाने के लिए की। सो देखा जाए सर, आप अभी हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर रोल भी प्ले कर रहे हैं, तो आज भी सर एक देखा गया है, एक वर्ग है, दो वर्ग में डिवाइड कर दिया गया है मेडिकल फैसिलिटीज को भी। एक प्राइवेटेशन हो गई है, गवर्नमेंट जिसके पास पैसे नहीं है वो सर एक्सेसिबिलिटी होते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाता है, जहाँ उसको इतने अच्छे से ट्रीट भी नहीं मिलता और सही काइंड ऑफ इलाज भी नहीं मिल पाता ड्यू टू फाइनेंशियल इश्यूज। वहीं एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जिसके पास पैसा है वो जाता है, एक साफ सफाई भी अच्छी मिलती है, वेल मेंटेन्ड है हॉस्पिटल, अवेलेबिलिटी से। सर ये प्राइवेट एंड गवर्नमेंटाइजेशन हेल्थ सिस्टम में क्यों हो गया? ऐसा है कि प्राइवेट और गवर्नमेंट का ऐसा सिस्टम तो वर्ल्ड ओवर सब जगह ही है करीब करीब। हाँ जी, इंडिया में क्या हो गया कि एक तो हेल्थ को
जो हेल्थ, एक तो हेल्थ को हम लोग जो मेडिकल सर्विसेज है ना, हेल्थ बेसिकली एक ब्रॉडर टर्म में गिनना चाहिए। इवन इवन उसमें होलिस्टिक कंसेप्ट होना चाहिए कि आप वेलबींग की तरफ काम करो, आप बीमार ना पड़ो। जी एफर्ट तो वो होनी चाहिए जी कि इंडिविजुअल बीमार ना पड़े। यहाँ उल्टा हो जाता है कि ये गिना जाता है कि यार इस साल ओपीडी कितनी हुई, 1000 की हुई, अगली बारी 1500 की होनी चाहिए। मतलब आप ज़्यादा लोगों को बीमार देखना चाहते हो। बट वो वास्तविकता में देखा जाए उसको हाँ कम हाँ। होना चाहिए था। तो मैं कैसे देखता हूँ कि अगर पर इसमें खाली हेल्थ डिपार्टमेंट का काम नहीं है ना, जी इसमें ओवरऑल सोसाइटी का वो है। मैं तो देखता हूँ कि अगर इस साल अगर थाउजेंड्स एडमिशन हुई हैं हॉस्पिटल में, अगले साल तो 800 होनी चाहिए थी, अगर वो वेलबींग की निशानी है। जी अगर वो इस साल 1000 हुई है और अगर 1200 हो रही है, इट मीन्स हमारी वेलबींग नीचे आ रही है। तो बिल्कुल वेलबींग के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हेल्थ डिपार्टमेंट की नहीं है, वेलबींग के लिए सोसाइटी के जो बाकी कंपोनेंट्स है ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हेल्थ तो वो आपका क्राइसिस हो गया, वो क्राइसिस को आप एड्रेस कर रहे हो। अब आगे एड्रेस करने के दो सिस्टम हैं, एड्रेस करने के प्राइवेट दोस्तों और सरकारी। ये मेरा मानना तो ये है कि एक ही होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, एक होना चाहिए, और इंडिविजुअल को जेब से पैसे खर्चने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ओके मैं ये मानता हूँ कि क्योंकि ये जेब से पैसा खर्चना पड़ता है, अब वो डिपेंड करता है उसके पॉकेट में है कि नहीं है। नहीं एग्जैक्टली अगर नहीं है और वहाँ पैसे लग रहे हैं तो इट मीन्स वो कंस्ट्रेंट आ गया उसका। जी तो ये सिस्टम तो वो इवॉल्व होना चाहिए कि आपका क्राइसिस हो गया, आपका कोई हेल्थ इश्यूज डेवलप हो गया, आपको अश्योर्ड क्वालिटी का सिस्टम सभी को, ए बी सी डी की डिफ्रेंशिएशन के बिना, बिना फाइनेंशियल आपके स्टेटस को लिंक किए हुए, ए और डी फाइनेंशियली अगर डिफरेंट स्टाटा से बिलोंग करते हैं, लेकिन उन सभी को अश्योर्ड क्वालिटी का फैसिलिटीज अवेलेबल मिलनी चाहिए होनी चाहिए। एग्जैक्टली वो तभी हो सकती है जब यूनिफाइड होगा। अब यूनिफाइड नहीं होने से आप एक आपका प्राइवेट प्लेयर है, एक आपका पब्लिक है, तो उसमें उसमें तो फिर ये मार्केटिंग होगी ना, जिसका जहाँ इसका बिजनेस से लिंक होगा, तो उसमें तो बड़े डिफरेंट चीज़ें होंगी। अब सरकारी में कई बार चीज़ें अच्छी हो रही होती हैं लेकिन पब्लिक को नहीं आइडिया होता, फिर उसमें ओवरलोड होगा। ओवरलोड से वेटिंग पीरियड है, वेटिंग पीरियड से कई चीज़ें डिले भी हो जाती हैं। तो वो चीज़ें, अब जब आपके पास दो सिस्टम हैं, अब आपके पास एक फॉर एग्जाम्पल दो जगह खाने खाने के ऑप्शन है आपके पास। जी एक आपके पास एक रोड साइड ढाबा में खाने की ऑप्शन है, और एक जगह ऑप्शन अगर आप देखते हैं कि साथ में एक कोई 3 स्टार 5 स्टार है, तो एक इच्छा तो रहेगी ना, आप ढाबे में खा रहे हैं, आपको इच्छा तो है कि यार वहाँ पता नहीं क्या बना होगा, वहाँ एग्जैक्टली चाहे वहाँ पे सेम कैसा भी चीजें मिल है रही हो खाना। सो अब फैसिलिटीज अगर यूनिफॉर्म हो और वो इक्विटेबल हो सभी के लिए, तो फिर शायद ये जो एक पब्लिक में डिसकंटेंट रहता है कि यार वो तो फलानी जगह प्राइवेट में तो पता नहीं कैसा होगा, वो वहाँ पर ऐसे कंपैरिजन नहीं होगा। और इनफैक्ट क्या है कि दो सिस्टम होने पे एक एक और ये नॉर्मल भी है कि एक्सपेक्टेशन रहती है कि यार वो वैसा हो जाए, प्राइवेट जैसा हो जाए पब्लिक सेक्टर में, डिफ़िकल्टी है। तो अगर वन सिस्टम हो तो उसकी फैसिलिटीज़ बाय डिफ़ॉल्ट ऊपर आएंगी, उसकी जो एक एक्सपेक्टेशन लेवल है वो वो उसे मीट होगा अगर यूनिफॉर्म रहता है, अश्योर्ड क्वालिटी का रहता है। ये नहीं कि यूनिफॉर्म किया तो क्वालिटी नीचे आ जाए, नो, ऑफ अश्योर्ड क्वालिटी रहता है। तो तभी एक वो डिपेंडेबल सिस्टम बनता है वो। बट उसमें दो सिस्टम नहीं, उसमें आई ऑलवेज, मतलब एक दिल में ख्वाहिश रहती है कि यार एक ही सिस्टम चाहिए, और वो अनपेड होना चाहिए फॉर ईच एंड एवरीवन यूजर्स, फॉर एग्जैक्टली एवरीबडी। एग्जैक्टली वहाँ चाहे रिचेस्ट हो चाहे पुअरेस्ट हो, तो वहाँ पे उसको एक्सेस होनी चाहिए उसको। सो देखा गया है कि इंडिया अभी वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ जेनरिक मेडिसिन जो वर्ल्ड में बनाई जाती हैं वो इंडिया में बनती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, वो लैक कैसे कर गया अभी तक? क्या 70 सालों में क्या आज भी हम इतना बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, हम सर्विसेज बना रहे हैं, मेडिसिन बना पा रहे हैं, R&D अच्छे से कर पा रहे हैं? इंडिया में देखा गया तो कोविड भी टाइम में भी वैक्सीनेशन जल्दी बना लिया हमने, वर्ल्ड को दी। बट
ग्राउंड लेवल पे आज भी रूरल एरिया में बेसिक जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं वो ही नहीं प्रोवाइड हो पा रही हैं। एंड क्योंकि मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि देखा गया आप पॉलिटिकल भी थोड़ा सा एक्टिव रहते हैं। एंड मेरे से ये सवाल भी है कि आई फाइंड आउट कि आपको एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से एज असेंबली इलेक्शन के लिए टिकट भी दी जा रही थी। क्या हाँ रीजन थे, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाएंगे ये ग्रास रूट तक ये मेडिकल सर्विसेज क्यों नहीं मिल पा रही हैं अभी तक? हाँ, ये जैसे आपने सवाल पूछा है कि ऋषभ सब चीज़ें ना, मैं पॉलिटिकली एक्टिव का एक वर्ड जो है वो प्रॉब्ली मेरे लिए इनअप्रोप्रिएट है। हाँ जी। हाँ, सोसाइटी में एक्टिव हूँ, सोसाइटी में कुछ रिफॉर्म्स देखना चाहता हूँ। वो किसी भी माध्यम से हो, वो अगर पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से हो तो उससे करें, बट रिफॉर्म सोसाइटी देखना चाहता हूँ क्योंकि सॉल्यूशंस जो हैं वो जो वो ये जो ट्रबल्स हैं वो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम से ही आ रही हैं। जो सोसाइटी की ट्रबल्स हैं वो उस पर मैं टाइम होगा तो उस पर भी बात करेंगे। आपने मेडिकल सर्विसेज पुअर क्यों है रूरल एरिया में? रूरल नहीं, मैं अर्बन एरिया में भी देखता हूँ कि डिफ्रेंशिएशन काफ़ी सारी है। और फिर बात वहीं पे आ जाती है कि हमने वेलबींग की तरफ काम करना था, वेलबींग की तरफ काम नहीं हुआ। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको दे दूं कि इंडिया में जो रोड्स के ऊपर डेथ्स होती हैं जी। वो हाईएस्ट नंबर है। एग्जैक्टली। 1,72,000 डेथ्स लास्ट ईयर रिपोर्टेड है। बिल्कुल, अभी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी वन ने बात भी लैख करी इस टॉपिक सेवेंटी पे। टू थाउजेंड डेथ्स कोई छोटा नंबर है? It's a huge अप्रॉक्सीमेटली number. 400 डेथ्स पर डे के हिसाब से हो रही हैं और कहीं कहीं इस पे कोई डिबेट ही नहीं है। आप देखें ना, कहीं डिबेट है? कहीं किसी रिलीजियस इशू पे कोई एक डेथ हो जाए तो हल्ला मच जाता है। 400 से ऊपर, 400-500 के बीच में डेथ्स रोज इंडियन रोड्स पे हो रही हैं। 1,72,000 लोग रोड्स पे दे आर डाइंग एवरी ईयर, और कहीं डिबेट नहीं है, कहीं चर्चा नहीं है किसी पे। और कौन लोग हैं वो लोग कौन है? वो इनवेरिएबली वो यंग हैं जिन्होंने 40 साल आगे फैमिली को सपोर्ट करना था। वो क्या, और इस पे कभी कभी चर्चा हुई कि यार ये डेथ्स नीचे आ जाए? और कॉरस्पॉन्डिंग टू 1,72,000 डेथ्स जो लास्ट ईयर हुआ, 10 टाइम्स लोग जो हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं। बात आ गई इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लोड कर रहे हैं ना। 17 लाख एडमिशन्स अगर हॉस्पिटल में हो रही हैं जी। तो वो छोटा नंबर नहीं है। नहीं है, उनमें से आधे डिसेबल भी हो जाएंगे कभी ने, जी। कईयों का हाथ टूटेगा, पैर टूटेगा, हेड इंजरी होगी, कुछ हो रहा, स्पाइन इंजरी हो रही है। तो उनसे वो सभी लोग तो 100% रिकवर नहीं करेंगे। वो किस पे प्रेशर आ रहा है? सोसाइटी पे आ रहा है। उनकी अर्निंग कम होगी, उनकी डिसेबिलिटी के पे पैसा लगेगा, रिहेबिलिटेशन पे लगेगा। तो बिग नंबर कम हो सकता है, छोटा हो सकता है ना। इस पे भी कभी चर्चा ही नहीं होती है ना। आपने अभी बताया कि एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जो 1,72,000 का नंबर बताया है, तो इसको कम कैसे किया जा सकता है एक्सीडेंट्स को? हाँ ऋषभ, ये सवाल तो वो सब जगह उठना चाहिए। इसका बहुत मुश्किल नहीं लग रहा है मुझे, प्रोवाइडेड हम लोग रोड्स पे देखिए। इसमें 1,72,000 में से 60-70% कौन है? पेडेस्ट्रियन और साइकिलिस्ट है, ओके। और बाइकर है। ओके। जो मेजर जो डेथ्स हैं पैदल चलने वालों की, साइकिल पे चलने वालों की, और टू व्हीलर्स। टू व्हीलर्स वालों की हो रही है। और यंग भी हैं वो लोग। तो अगर रोड्स के साथ में छोटी ग्रिल, एक मेटालिक ग्रिल 3-4 फुट का सेग्रीगेट कर दे कि भाई मोटराइज ट्रैफिक को हमने पैदल चलने वालों के साथ सेफ्टी क्या है, एक ग्रिल या एक पार्टीशन जो उसको सेफ्टी दे दे, अगर लगा दी, इतनी लंबी कॉस्ट नहीं आएगी। जहाँ लाखों करोड़ रुपया इतना खर्चा होता है हाईवेज पे और इतना हो रहा, तो उसका एक मिनिस्क्यूल अमाउंट, अगर आप उसकी कॉस्ट खाली उसकी देखें, डेथ वालों की कॉस्ट हम कितनी बियर कर रहे हैं, उसकी भी मिनिस्क्यूल कॉस्ट आएगी। इवन इंश्योरेंस कंपनी जितनी हर्जाना दे रही है उसको भी अगर कैलकुलेट करो, उसका भी मिनिस्क्यूल कॉस्ट आएगी। अगर रोड सेफ्टी के लिए बगैर कि सिक्योरिटी वाला बंदा वहाँ सिक्योरिटी इंश्योर करेगा, वो नहीं, हाँ जी। आप उसकी एक ग्रिल लगा दें ताकि पैदल चलने वाले और साइकिल वाले के लिए अलग से रूट हो। सेग्रीगेट हो गया, और एक ग्रिल उसको सेफ्टी दे रही है, तो ये एक्सीडेंट काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। क्योंकि मोटराइज्ड और नॉन मोटराइज्ड ट्रैफिक का मिक्सअप होने से
ये एक्सीडेंट हो रहे हैं, मेजर कंपोनेंट वो है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा बाइकर्स का बड़ा कंपोनेंट है। आप जस्ट एक एक आपके थॉट में दे रहा हूँ कि स्पीड लिमिट लिखी रहती है 60 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा नहीं चलना, 50 पे नहीं चलना चाहता, बट जब स्पीडोमीटर देखो उसमें 200 तक 240 तक लगा रहता है, जी बना रहता है ना। जी जी बिल्कुल। और खड़े मोटरसाइकिल्स पे भी 180 200। तो भाई जिस रोड पे हमने 60 से ऊपर चलना नहीं है या रिस्की है, खासकर मोटरसाइकिल का, 4 व्हीलर की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, तो वो मोटरसाइकिल रोड पे आए ही क्यों जब हमने ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भैया 40 से ऊपर नहीं चलना। मोटर लिखा होता है कि मोटरसाइकिल्स हायर स्पीड लिमिट 40। तो भाई मैन्युफैक्चरर 40 से ऊपर बना क्यों रहा है, ये सवाल नहीं उठ सकता है। बिल्कुल। और मैन्युफैक्चरर कितने, 5 6 7 हैं। और अगर सरकार को बुलाती है, बोला आओ भैया बैठो, हमने सिक्योरिटी वाले नहीं लगाने लोगों की स्पीड कम करने के लिए, आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से इनकी स्पीड जो है 40 से ज़्यादा नहीं बनाएंगे, ये नहीं हो सकता क्या? हो सकता है ना? हो सकता है। लेकिन जब आपने शुरू में बात की थी एडवर्टीजमेंट और बड़े बड़े MNCs की, वो नहीं होने देते, ये भी बता दूंगा आपको। उनको बेचना है, वो उनको यूथ को यूटिलाइज करना है जी उनकी एड्रेनलिन लेवल को बढ़ा के रखना है, उनको वो मोटरसाइकिल ऐड दिखानी है उन्होंने, जी ठीक है। लेकिन ये इजीली हो सकता है कि एड मैन्युफैक्चरर एंड स्पीड जो है, मैन्युफैक्चरर एंड पे वो मोटरसाइकिल बने ना, वो बाइक्स बने ना जिसकी स्पीड 40 से ज़्यादा हो सकता है ना। बिल्कुल। आप एक साइड करेंगे इससे ज़्यादा चलना नहीं है, और दूसरी साइड उसकी स्पीड रखी होती है वहाँ पे मैन्युफैक्चरर ने 240 तक, और यूथ जो है बेचारा अपने आप को वो कैसे कंट्रोल करेगा? वो कभी कभी 120 पे भी चलाएगा एड्रेनलिन रश के लिए, क्योंकि उसने एड्स देखी हुई है वो, है ना। जी तो एक्सीडेंट्स कम हो सकते हैं अगर सेफ सेग्रीगेटेड पाथ फॉर पेडेस्ट्रियन बने, जी साइकिलिस्ट बने। इसी एक कंपोनेंट हेल्थ से लिंक्ड है, जैसे मैं पहले बात कर रहा था, वो छूट गई मेरे से पहले। तो हम लोग साइकिल क्यों नहीं चलाते? डर के मारे नहीं कराते। अगर मेरा मन करे कि मैं अभी यहाँ से कॉलेज, मैंने साइकिल बड़ी बार मन करता है, क्योंकि गया भी हूँ 2 4 बारी, बट किसी डर से नहीं जाता हूँ कि यार कोई हिट कर देगा। मेरे कुछ 2 3 मेरे नोन तो हैं, अभी पीछे 5 7 महीनों में 2 3 को हो गया, ओके। और उस डर के मारे हम लोग साइकिल नहीं चलाते। नहीं तो आज का जो यंगर जनरेशन साइकिल में इंटरेस्टेड है, मैंने देखा है काफ़ी। हाँ है बिल्कुल, ना? फिटनेस के लिए किए जा रहे हैं। किस डर से नहीं चलाते कि भाई मोटराइज ट्रैफिक कहीं उनको हिट ना कर दे। तो उसके लिए अगर आप सेफ सेग्रीगेटेड पाथ देते हैं, अब देख लो शहर में, हमारे शहर में साइकिल स्टैंड गवर्नमेंट ने बनाए, काफ़ी जगह लगे, जी यूज नहीं हुए, है ना? बिल्कुल नहीं यूज हुए, क्यों नहीं हुए? ये भी पूछना चाहिए यार, इतने साइकिल लगा दी, बेकार उसमें काफ़ी पैसा लगा होगा। जी अच्छे भी थे, लगते भी अच्छे हैं, मैं चाहता हूँ चलें भी, इसलिए नहीं चल पा रहे क्योंकि सेफ सेग्रीगेटेड होना पड़ेगा। क्योंकि जहाँ एक कार भी चल रही है, एक ट्रक भी आ रहा है, वहाँ साइकिलिस्ट बेचारा वो बड़ा दिलेरी आदमी होता है जो चला लेता है, मुझे लगता है, मेरे से नहीं चलता है। तो उसके लिए सेग्रीगेशन, और वो सेग्रीगेशन बड़ा कॉस्टली काम जैसे हम देखते हैं यूरोप कंट्रीज में, बड़ी बड़ी कंट्रीज में साइकिलिस्ट के लिए बिल्कुल अलग पाथ बनाया गया होता है। यहाँ हमारे पास शायद उतनी ज़मीन ना हो कि हम लोग इतना, और जहाँ जो, पर मुझे लगता है कि 3 4 फुट जगह छोड़ के सेग्रीगेट, ग्रिल से सेग्रीगेट करना है। ऐसे नहीं कि आपने एक पट्टी लिख दी, उसके ऊपर वाइट स्ट्रिप बना दी कि नहीं नहीं ये से, क्योंकि जो ट्रक वाला है वो उसको वाइट पट्टी को नहीं देख पाता वो। तो अगर हम लोग 2 कंपोनेंट पे काम कर सकें कि सेफ सेग्रीगेटेड पाथ फॉर साइकिलिस्ट दे दें और पेडेस्ट्रियन दे दें, एक्सीडेंट ऐसे भी कम हो जाएंगे, और मैन्युफैक्चरर एंड पे बाइकर्स की स्पीड कम हो जाए, तो तब भी हमारे एक्सीडेंट काफ़ी कम हो जाएंगे। ऑलमोस्ट ये इस 2 कंपोनेंट से ऑलमोस्ट 70% ड्रॉप आ जाएगा। और जो नेशन की कॉस्ट डिसेबिलिटी मैनेज करने में, जो उनको इंश्योरेंस कंपनीज को उनकी कॉस्ट पे करने में, मैं कहता हूँ इंश्योरेंस कंपनी को आगे आना चाहिए इस पे कि भैया हम ही आपको बना देते हैं ये। और अगर मेरी बात कुछ कहीं किसी कान में पड़ जाए कि यार इंश्योरेंस कंपनी बोलो यार तुम ही इन्वेस्ट कर दो, जब डर ही नहीं रहेगा मरने का, तो आप इंश्योरेंस क्यों खरीदेंगे? फिर उसके बाद इंश्योरेंस वालों का काम बंद हो जाएगा ना। नहीं वो हमने शुरू में बात की थी कि यूरोपियन कंट्रीज में और बाकी वहाँ पे बेटर क्यों है, तो वहाँ इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस को हमें प्रमोट करना पड़ेगा, क्योंकि समवेयर जो लोग मतलब अल्टीमेटली एक्सपेंसेस को बेयर करने के लिए कोई ना कोई वो चाहिए। हाँ, पर आपकी बात सही है कि उसको ये लगेगा कि मेरा काम कम हो जाएगा। आई डोंट नो, मुझे इस पे मुझे लगता है कि सभी को गुड सिचुएशन रहेगी। इंश्योरेंस कंपनी भी गेन करके उसको भी वो ज़्यादा
अपने हर्जाना नहीं देना पड़ेगा, जैसे अभी दे रहे होंगे 1,72,000 में से कितना जा रहा होगा, जी जी है ना। तो ये एक, और दूसरा है कि अगर साइकिलिस्ट को सेफ पाथवे मिलेगा तो नेशन का इंपोर्ट बिल ऑन फ्यूल कम हो जाएगा, 20% ड्रॉप हो जाएगा, मिनिमम 20%। बिल्कुल, आप जहाँ देखिए हम ईवी की बात कर रहे हैं, हम साइकिल को भी जहाँ प्रमोट हम कर देख रहे हैं कि यार डॉलर का प्राइस बढ़ी जा रहा है, बढ़ना ही है, हमें तेल खरीदते हैं बाहर से और तेल की खपत बढ़ी जा रही है, बढ़ी जा रही है। तो हमारा 20% जो इंपोर्ट का बिल है वो तो तेल ही खाई जा रहा है। जी और उसमें से मेजर कंपोनेंट जो है वो एक 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 मेजर तो नहीं, एक कंपोनेंट साइकिल। और साइकिल एक ऐसी वंडर मशीन है जो हमारे नेशन के वेलबींग के लिए यूज़ करनी चाहिए। वो आपके हेल्थ को भी ठीक करेगा, वो आपका फ्यूल को भी खपत कम एनवायरनमेंट करेगा, को भी क्लीन वो करेगा। पॉल्यूशन भी कम करेगा। जी सो एक मल्टी मॉडल मशीन है साइकिल, जो अनफॉर्चुनेटली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे क्योंकि रोड पे साइकिल चलाने के लिए सेफ्टी नहीं है। जी अगर सेफ्टी इंश्योर कर दी जाए, और इंश्योर होगी सेपरेट ग्रिल से होगी, वो खाली उसकी एक पट्टी लगाने से नहीं होगी। जी तो मुझे लगता है कि ये इस पे भी नहीं, अच्छा आइडिया है, अच्छा आइडिया है। इस पे काम करने की सीरियसली, मतलब मैं तो क्योंकि मैं तो इसको सोचता हूँ सारा कुछ इकट्ठा है, जंबल अप है, अकेला अकेला कुछ भी नहीं है। जी और सारा सोल्यूशन लाइज कहाँ करता है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम। जी बिल्कुल जी। बट आपने उस चीज का आंसर नहीं दिया, आपको पॉलिटिकल पार्टी से क्या कभी असेंबली इलेक्शन के लिए वो जब मैं आपको बताया कि मैं पहले बाहर काम करता था, हाँ जी तो जब बाहर भी करता था तो मुझे तब भी वापस आने की बड़ी इच्छा रहती थी कि मैं अपने जम्मू वालों की एक है इसकी, जम्मू वाले जो बाहर जाते तो रहता है कि वापस आना है, जम्मू वापस आना आना है, है, वापस आना है। एग्जैक्टली। तो अदरवाइज मैं जब कहीं बाहर, मुझे बेटर प्लेस था, कॉर्पोरेट सेक्टर में भी काम किया और गवर्नमेंट सेक्टर में भी, बट ये इच्छा थी कि जम्मू आना, जम्मू आना। तो जब मैं पंजाब में काम करता था तो उन दिनों भी लगता था कि यार चलो बीच बीच में आओ, बीच में जब आता था तो मैं जस्ट फॉर द सेक कि मैं एक तो घूमने के चक्कर में और दूसरा ऐसे ही एक्सप्लोर करने के लिए मैं डिफरेंट डिफरेंट जाता था। ओके एक बारी क्या हुआ कि ये अमरनाथ एजिटेशन की बात है, उन दिनों गाड़ी नहीं चलती थी। 2008 की बात है, हाँ, एग्जैक्टली। तो मैं अपने गांव से कोई 8-10 किलोमीटर दूर इंटीरियर में गया। क्या तो ऐसे अपने किसी फ्रेंड्स को कुछ मिलने के लिए गया था, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ कि उनके नेबरहुड से एक लेडी ने एक बच्चा लाया मेरे पास, उसको स्केबीज थी, खारिश की बात है। ऐसे तो डिजीज कोई बड़ी नहीं होती है, बट मैंने देखा कि वो बच्चा जो 2-2.5-3 साल का था ना, वो कम्युनिकेट कर सकता है, उसकी इतनी कम है नहीं, और गाड़ियाँ चल नहीं रही वहाँ पे, गाड़ियाँ एक्सेसिबिलिटी भी वहाँ उस साइड उस टाइम पे कम ही थी। आई फेल्ट कि यार ये एक्चुअल में, उससे पहले मुझे एक्चुअली मतलब मैं अपने आप को सेंसिटाइज नहीं किया हुआ था कि हेल्थ इश्यूज कितने ट्रबलसम हो सकते हैं सोसाइटी में जब वो एड्रेस ना हो। तो एग्जैक्टली उससे पहले मैं तो ऐसे डॉक्टर तो काम करते थे, लेकिन उतना सेंसिटिव नहीं था। जब वो बच्चे को देखा ना कि यार स्केबीज 40-50 रुपए की दवाई से उसका वो ठीक हो सकता था, पर ये बेचारा लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से नहीं कर भुगत रहा है। उस इंस्टेंस ने मुझे मोटिवेट किया कि मुझे अपने रिसोर्सेज के तरीके से पीरियडिकली मुझे जो मैं कर सकता हूँ करना चाहिए। तो तब मैं था तो जलंधर में, लेकिन जब घर आना मैंने हफ्ते 2 हफ्ते में आता रहता था, तो जब भी आना तो मैंने कुछ साइट्स चूज़ कर लेनी और मैं उनको पहले मैसेज देके कि भैया मैं सोशल आऊँगा। काम तो करते रहे। उस बच्चे ने मोटिवेट किया रादर, Okay. उसकी जो साइट थी ना पेनफुल, और तो वो 2008 से बीच बीच में शुरू हो गया। 10-11 में मैं जम्मू में प्लेस हो गया, फिर वो एक्टिविटीज़ जो हैं वो उसका थोड़ा सा दायरा बढ़ गया। तो मतलब वो प्राइमरी वो नहीं था, मतलब एक्सप्लोरेशन और ट्रैकिंग वो सारा कंपोनेंट वो था, लेकिन उसमें पब्लिक से मिलना हो गया। कुछ इश्यूज में बड़ी देर से रेज करता रहूँ और मैं बात भी करता रहता हूँ कि यार रिफॉर्म्स होने चाहिए, चीज़ें बेटर होनी चाहिए, सोसाइटी बेटर होनी चाहिए। तो बातें करते करते ऐसा माहौल बन गया। तो जब वो एक पॉलिटिकल पार्टी ने अप्रोच ज़रूर किया, लेकिन क्योंकि बीच में वो पैसा एक्सपेक्ट करते थे तो मैंने रिफ्यूज़ किया कि मैं पैसा तो नहीं, क्योंकि इस हमारे पॉलिटिकल सिस्टम की सारी खराबी जो है वो इलेक्शन का पैसा है। ओके क्योंकि ये जितनी हम प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे, हेल्थ एक इशू है और बड़ी सारी हैं, अगर आप इन्यूमरेट करें
देश की प्रॉब्लम्स को इनोवेट करें, हाँ जी। तो हम लोग जो हमारा करप्शन का इंडेक्स है, वो पिछले 3-4 डिकेड से 90s में हमारा रैंक चल रहा है। 2000 और अब 97 98 में देखें तब भी हम 93 94 पे रैंक पे प्लेस थे। 2010 11 12 में भी 94 95 पे थे। आज भी हम ऑलमोस्ट 90 के उस पे हैं, जो CPI कहते हैं, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है। हाँ जी। तो हम वो जहाँ थे वहीं हैं अभी और भी। क्या कारण है कि वो नीचे नहीं आता? मैं उसको समझता हूँ कि वो जो इलेक्शन में पैसा लगता है, जो लोग इलेक्शन में पैसा लगाते हैं, वो नहीं आने देते इसको। सर मैं आपका सोशल मीडिया देख रहा था, आप ना काफी वोकल हैं एक टॉपिक को लेके, जिसको बोला जाता है फर्स्ट द पास्ट द पोस्ट बोला जाता है। आप काफी वोकल हैं, आप इस पे लिखते भी रहते हैं। मैं जब आपके पास आया तो काफी सारी बुक्स भी पढ़ी हैं जिस पे आप चर्चा कर रहे थे। एग्जैक्टली द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट है क्या है? बेसिक सरल भाषा में समझाइएगा कि जो घर पे बैठा हुआ कोई भी एक नॉर्मल इंसान है उसको भी समझ आए क्या ये क्या है और इसे कैसे इम्पैक्ट, क्योंकि आप बोलते हैं कि जो भी चीजें प्रॉब्लम्स आप गिना रहे थे, आप कहते हैं सबसे बड़ा सोल्यूशन यहाँ छुपा हुआ है। ये देखिए, ऐसा है कि थोड़ी हिस्ट्री में जाऊंगा। हमें 1857 में पहला अपराइज हुआ, है ना, इंडिया में। जो एक यूनाइटेड रेसिस्टेंस हुआ वो 1850, जिसको हम पहला रेसिस्टेंस मूवमेंट मानते हैं। हाँ जी। वो एक यूनाइटेड मूवमेंट था पूरी पॉपुलेशन का। अनफॉर्चुनेटली वो अ, जो उसे हम अचीव करना चाहते थे वो शॉर्ट रह गया, लेकिन एक अंग्रेज़ों को एक झकझोर गया कि ये क्या हुआ है इनके साथ। ओके। वो उसके लिए मेंटली तैयार नहीं थे ना। देन दे केप्ट ऑन वर्किंग कि हमने इस पॉपुलेशन को काबू में कैसे रखना है। दे फाउंड ए सोल्यूशन इन डिवाइड एंड रूल। ओके जी, बिल्कुल ये स्लोगन रहा है ब्रिटिशर्स की। उस डिवाइड एंड रूल का उन्होंने 1905 में बंगाल को डिवाइड किया, हिंदू मुस्लिम पॉपुलेशन को कंसोलिडेट किया। उसमें हिंदू एक साइड कंसोलिडेट हुए, मुस्लिम दूसरी साइड हुए। फिर उन्होंने 1911 में दोबारा उसको रीयूनिफाई किया, फिर उनकी कंसोलिडेशन को बढ़ा दिया। आइडिया क्या था उनका कि हमने ये जो पॉपुलेशन ग्रुप्स हैं इनको आपस में कैसे बिठा देना है। फिर बीच में उन्होंने कुछ और काम करते रहे, जैसे मॉरल रिफॉर्म्स के लिए उन्होंने करने की कोशिश की कि अगेन एफर्ट क्या थी उनकी कि ये जो दो डाइवर्स पॉपुलेशंस हैं जो उनके खिलाफ 1857 में इकट्ठे थे, वो कैसे कैसे अलग अलग बैठे, ओके, वो आपस में कैसे झगड़ते रहें ताकि वो सेफ रहें। फिर इलेक्शन का प्रोसेस, वो इलेक्शंस के प्रोसेस जैसे से उन्होंने वो डेमोक्रेसी के नाम पे कहते थे हम रिफॉर्म्स कर रहे हैं, डेमोक्रेसी के लिए कर रहे हैं, लेकिन उनका टारगेट क्या था कि ये पॉपुलेशन ग्रुप साथ। जो डेमोक्रेसी का प्रोसेस 1935 में पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट बना, 1937 में पहली बारी यूनाइटेड प्रोविंसेस की इलेक्शंस हुई, जी, जो इंडिया में इलेक्शन हुई। तो फिर जो सिस्टम उन्होंने दिया वो क्या था, फर्स्ट पास द पोस्ट। फर्स्ट पास द पोस्ट साधारण भाषा में क्या है कि जिसके सबसे ज़्यादा वोट है वो जीतेगा। वो जो पहले नंबर पर रहा वो सारे को कंट्रोल कर लेगा। अब 100 वोटर हैं जी, 100 वोटर हैं, 4 कंटेस्टेंट हैं। गॉट इट, पहले नंबर वाले को मिले 100 में से 35 या 40, गॉट इट, उसको 100% पावर्स मिल गई। तो जो बाकी जो 3-4 जने हैं वो रिप्रेजेंट ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन हैं जीरो। गॉट इट। तो आप 100 में से 35-40 वाले को 100% देते हैं और 40 वालों को, पिछले जो बचे हैं उनको जीरो कर देते हैं। वो जीरो तो नहीं ना है, वो 60% ऑफ वोट शेयर अगर लेके फॉर बैठे एग्जाम्पल हैं। हाँ जी, हम 2 जने हैं, मेरे पास 40% वोट आए, मुझे आप 100% दे दें, आपको 38 हैं, आपको जीरो बना दिया जाए, आप चुप थोड़ी बैठोगे। बिल्कुल, आप चुप थोड़ी बैठोगे, बिल्कुल, आप कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते रहोगे ना। श्योर, आप मेरे लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम, हाँ। आप चुप क्यों बैठोगे? क्योंकि आप सर, आप जो ये फर्स्ट पास द पोस्ट की बात कर रहे थे, आप कह रहे थे मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप एक्सप्लेन करके बताएंगे क्या है एग्जैक्टली? देखिए अब 100 वोटर हैं, हाँ जी, 100 में से एक ग्रुप को मिले 35-40, ओके, उसको 100% पावर मिल गई। जी, मतलब जो इलेक्टेड होके एमएलए बन जाता है। आप उसको कोई पहले नंबर पे रह जाए, किसी सिस्टम, चाहे वो पंचायत मेंबर से लेके जी, जी, जी। आप टॉप तक किसी भी इलेक्शन पे देख लीजिए Got it. कि आप उसको, फिर एक जो फर्स्ट नंबर पर रहा
जो फर्स्ट रहा जनरली उसके 35-40% और 50 भी आ जाए 60 भी आ जाए तब भी एक ग्रुप जो है दूसरा भी है ना जो रिप्रेजेंट हो रहा है जी बिल्कुल 40% वोट शेयर है जी जो दूसरा जो रेमिनेंट है हाँ जी तो जो एक नंबर के अलावा जो दूसरे और तीसरे नंबर वाले हैं वो भी तो वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। हाँ जी तो वो इन वेरी अभी तक जब पिछले 70 साल से आप डाटा देखेंगे तो वो उनका फिगर ज़्यादा रहा वोट शेयर ज़्यादा रहा है कंपैरेटिवली पहले नंबर वाले के साथ। जी लेकिन वो जीरो आ गए, वो जीरो नहीं रहते, वो अपोज करते। अब एक व्हील जो है व्हील में 35-40 का जोर इस तरफ जा रहा है और 65 का जोर इधर जा रहा है। जी तो हमारी प्रोग्रेस कैसे होगी? नेशन जो है कैसे फॉरवर्ड मूव? तो होना क्या चाहिए कि सभी की पावर एक जैसे लगनी चाहिए। 100 की पावर नेशन तो तभी मूव करेगा ना एक डायरेक्शन में। एग्जैक्टली तो नेशन क्योंकि उसको एक फोर्स एक साइड तो दूसरी फोर्स पीछे, तो सबको इंपावर करो आप ताकि नेशन फॉरवर्ड मूव करे, रैपिडली मूव करे। एक्सपेक्टेड है कि आपने प्रोटेस्ट करना है, आपने प्रोटेस्ट करना है, आपने अपोज करना है, प्रोटेस्ट नहीं करना। आपने जो भी आप कुछ करेंगे मैं अपोज करूंगा चाहे मैं ठीक करूं अच्छा करूं तब भी अपोज करना है, बुरा करूं तो करोगे ही। तो 1937 की इलेक्शंस के बाद जब मुस्लिम लीग, उससे पहले भी क्योंकि उन्होंने तो अपोजिशन तो मतलब वो तो कंसोलिडेटेड ग्रुप कर दिए हुए थे, लेकिन जब मुस्लिम लीग को लगा कि हम तो कभी भी इस सिस्टम में कभी भी हमें अप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगी, दे आस्क्ड फॉर सेकंड नेशन। और जो अंग्रेज पहले ही देना चाहते थे वो पहले ही रखना चाहते थे, ये भी ये रखना। वो ऐसा नहीं है कि वो चाहते नहीं थे कि फटाफट बंटे, जबकि रीजनिंग बड़ी सारी देती है। मैं ये मानता हूँ कि वो हिंदू मुसलमान को यहाँ लड़ा के छोड़ना चाहते थे ताकि ये लड़ते रहे और अम्युनिशन उनसे लेते रहे, खरीदते रहे। अब देखिए अभी जैसे ही पार्टीशन हुई तभी वार शुरू होगी जी। पार्टीशन भी हुआ नहीं और वार शुरू होगी और उसके बाद कंसिस्टेंटली हम आपस में लड़ते रहे। इमेजिन करो कि अगर नेशन में ऐसी सिचुएशन नहीं होती तो हमारा जो हमारी नेशन की जो फंड अर्निंग है, नेशन की जो कमाई है, वो बॉर्डर मैनेज करने में नहीं लगती ना जी। बॉर्डर मैनेज करने में कितना कॉस्ट किया हुआ है। तो आज हमारा नेशन जो है वो अब एटलीस्ट अगर रिच कंट्री नहीं होता तो अपर मिडिल क्लास कंट्री तो डेफिनेटली होता। जितना हमने बॉर्डर मैनेज करने पे, सिक्योरिटी मैनेज करने में जितना एक्सपेंसेस किया है, और आज हमारा वो स्ट्रॉन्ग नेशन होता ना जी। अगर आज की डेट में अगर अनडिवाइडेड कंट्री रहता, अनडिवाइडेड भारत अगर अखंड रहता, मतलब अगर मैं तो अखंड भारत की बात करता हूँ कि अगर अखंड रहता, इकट्ठा रहता, और हमें तो सोचना है कि कौन फोर्सेस हैं जो आपस में पॉपुलेशन को इकट्ठे बैठने नहीं देती थी। वो फोर्सेस क्या है? वो प्रोसेस है, वो इलेक्शन का प्रोसेस है। इलेक्शन के प्रोसेस में अगर आप देखें, मैं आपको चार्ट पे समझाने की कोशिश करूँगा कि अगर आपको इलेक्शन में पहले नंबर पे आना है तो आपको खाली अपना कंसोलिडेट नहीं करना है, आपको दूसरे का डिवाइड भी करना है। हम दोनों इलेक्शंस में हैं या 3 जने इलेक्शंस में हैं, तो मेरा ये खाली नहीं है कि मुझे अपनी गुथली सेव करनी है, मुझे आपकी गुथली में छेद भी करने हैं। आपका पोटली मेरे से बड़ी नहीं बननी चाहिए, तो उसके लिए डिवाइड करना है आपको जी। तो ये किसकी ज़रूरत है? ये फर्स्ट पास द पोस्ट की ज़रूरत है कि सिस्टम आपको इलेक्टोरेट को डिवाइड किया जाए, इतना डिवाइड किया जाए कि एक की पोटली बाकी से बड़ी हो जाए। तो अगर सभी को एज पर वोट्स को एम्पावर कर दिया जाए, जो दूसरे नंबर पर रहता है उसको एज पर वोट्स उसको कुछ उसके पास पावर्स हों, तो इसकी जरूरत ही खत्म हो जाएगी जी। तो फिर लोग इंस्टेड की जो नेगेटिव कंपटीशन है फिर पॉजिटिव कंपटीशन साइड आ जाएगा। सर डॉक्टर इसको बेसिक लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करें तो आप कह रहे हैं कि मान लीजिए 100% 100 वोट्स हैं, 100 में से एक को 40 मिलते हैं, एक को 38 मिलते हैं, एक को 32 मिलते हैं जी, राइट? टोटल हो गया ऑलमोस्ट 100 हो गया। तो मैं ये मानता हूँ कि देखिए सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी है अभी। हाँ जी। पहले भी मतलब इंडिया में देखें, मैं कुछ बुक्स पे पढ़ाई कर रहा था, तो पहले भी था कि सिंगल मेंबर की जगह 2 या 3 मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी पहले भी रही है। ओके। और यूरोप में तो है ही है, वो उसको डिस्ट्रिक्ट मानते हैं, उसको डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं कि सिंगल डिस्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूंसी है या मल्टीपल। तो आप उसको
एज पर वोट्स, जिसके भी 25-30% से वोट ज़्यादा हैं, उसको एज पर वोट्स उसको एम्पावर कर दीजिए। बजाय इसके सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी रखने के आप 2 या 3 मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी में शिफ्ट हो जाइए। तो अगर अगर एक के पास 40 वोट हैं तो उसको 40% पावर एक्सेस करने दीजिए। जो उसका 38 है उसको 38 पावर परसेंट उसको एटलीस्ट कुछ कुछ एम्पावर तो करो ना आप नंबर 2 वालों को, नंबर 3 वालों को। आपने उनको जीरो कंप्लीटली कर जीरो दिया, मत दिया। एग्जैक्टली। तो वो जीरो नहीं रहते ना वो। उनसे आप एक्सपेक्ट करते हो खाली प्रोटेस्ट करें। वो प्रोटेस्ट करते करते कुछ प्रोटेस्ट वायलेंट हो जाते हैं और उन्हीं में से कुछ को जो हमारी इनिमिकल फोर्सेस हैं, नेशन के साथ जो इनिमिकल फोर्सेस हैं, वो उनको उनको हुक टारगेट करके करते हैं, उनको एग्जैक्टली। हिक करके वो उनको टुवर्ड्स उन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करा देते हैं जो नेशन के लिए हार्मफुल है। मिलिटेंसी एक एग्जांपल है। हाँ जी। और हमारे और हमारे आप न्यूमरस एग्जांपल्स, जेएंड की एग्जांपल पहले रही है ना। मिलिटेंसी को कौन सपोर्ट करता था? अगर एक पॉलिटिकल पार्टी पावर में होती थी तो दूसरे वाले उनके मानते थे कि यार ये उनके सिंपैथाइजर है, एक दूसरे पर एलिगेशन लगाते रहे ना। जी। पंजाब की एग्जांपल थी 82 में, जब एक पॉलिटिकल पार्टी बाहर आती है तो उसके बाद मिलिटेंसी को सर्ज हो गया। नक्सलाइट्स कौन है? वो तो इंडियन ही थे ना। जी। वो लोग थे जो लोग कभी भी पावर पावर के में साथ नहीं आ पा एसोसिएट रहे नहीं हैं। है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब ये अगर आप सबको एम्पावर कर दें बजाय इसके कि वो आपको अपोज करे, आप उसको साथ में ले लें। ठीक है, तेरे पास इतने वोट्स का तेरे पास पावर है, ठीक है, आप उसको किसी तरीके से तो आप उसको इंगेज करें ना। आप उसको इंगेज नहीं कर रहे हैं। आप एक ग्रुप जो है, आप कहते हैं कि यार मुझे पास वोट चाहे जितने भी हैं मेरे पास, मैं पहले नंबर पे हूँ, मैं सबका कंट्रोल करूँ। कैसे? 100 में से 35-40 वाला 100 का मालिक कैसे बनता है? बाकी लिए जीरो क्यों है? ये मेरे पास सवाल रहता है मुझे। मैं हमेशा इस पे रहता हूँ कि यार ये इसका और सोल्यूशन पीआर सिस्टम में है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। और यूरोप के और अराउंड 107 कंट्रीज में आप नेट में सर्च करें, जो प्रोपोर्शनली रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम है वो 107 नेशंस में काम कर रहा है सक्सेसफुली। और यूरोपियन वो कंट्री जो आपको पीसफुल दिखते हैं, जो अच्छे हैं, जो आपको लगता है यार ये बड़े अच्छे ग्रो कर रहे हैं, कहीं कोई उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है इसको पीआर सिस्टम। तो इंडिया में क्या कभी इसके टॉपिक पर कभी बात ही नहीं हुई? क्योंकि चलिए जो गवर्नमेंट बना देते हैं, जो पावर्स में होते हैं, चलिए वो बात नहीं करते हैं तो समझ आता है। जो ऑपोजिशन में बैठे हैं, कभी उन्होंने भी इस टॉपिक पर कभी बात नहीं करी? उस पर मुझे नहीं लगता। इस पे कुछ इलेक्टोरल फॉर्म्स की बात हो रही थी, मैं पढ़ रहा था, बीच में एक कमेटी भी बनी थी, लेकिन उस पर कोई खास ज़्यादा काम हुआ नहीं। मैं जितना भी एक्सेस किया वो, और इसके लिए फिर मैं सिस्टम को दोषी मानता हूँ, क्योंकि इस जो सिस्टम है ना, इसमें बेनिफिशियरी कौन है? हमारी पॉलिटिकल सिस्टम में बेनिफिशियरी है जो इलेक्शन में पैसा लगाता है। गॉट इट। वो छोटे कैपिटलिस्ट से लेके बड़ा कैपिटलिस्ट है। और वो नहीं चाहता, क्योंकि सरकारें हमारी नहीं हो सकती है। कैसे नहीं हो सकती? क्योंकि हमने पैसा नहीं लाया इलेक्शन में। जो इलेक्शन में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, इस स्ट्रेट फॉरवर्ड, मेरा इसमें मैं कोई इफ बट नहीं लगाता हूँ। ओके। जो इलेक्शंस में पैसा लगाता है, सरकार की मजबूरी है उसके लिए काम करना। इसमें क्या है? वो तो है ही है। इलेक्शन में पैसा कौन लगा रहा है? वो हिडन क्यों रहता है? इलेक्शन में पैसा जो लगाता है वो हिडन क्यों रहता है? क्यों नहीं पता लगता है कि यार फलाने का पैसा लगा? और आपको पता है, पंच की इलेक्शन से लेके बड़ी इलेक्शन तक ह्यूज मनी। अभी पीछे एक एडीआर ने इस पे फिगर दी हुई थी कि अराउंड 5-6 लाख करोड़ हैज बीन स्पेंड इन लास्ट इलेक्शन। तो इतना पैसा किसका आया है? और जिन्होंने पैसा लगाया, क्या उन्होंने रिकूप नहीं करना है? ये सारा वही सिस्टम है। और इस सिस्टम का एक ही काउंटर है, दैट इज चेंजिंग द पैटर्न ऑफ डेमोक्रेसी, ताकि कैपिटलिस्ट का रोल खत्म हो जाए, कम हो जाए। वो सिर्फ पीआर मॉडल में कम हो सकता है, जब पता है कि एज पर वोट्स दूसरे को पावर मिलनी है। तो अभी है नहीं ऐसा। और क्योंकि पहले नंबर पे आना है, इसलिए डेस्परेशन है। वो डेस्परेशन में लोग पैसे लगाते हैं। आप पंच की इलेक्शन, छोटी इलेक्शन ले लो, उसमें भी डेस्परेशन है कि यार पहले नंबर की वैल्यू है, दूसरे की तो वैल्यू ही नहीं है। जब दूसरे और तीसरे को आप वैल्यूएबल बना देंगे, तब पैसे का रोल काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। और जब, क्योंकि पैसे का रोल है, जी। कैपिटलिस्ट का रोल है, तो जो प्रॉब्लम्स आप गिना रहे थे पहले, सोशल इश्यूज और हेल्थ इश्यूज, क्योंकि आप एजुकेशनल इश्यूज सारा क्लब्ड है ना, सारा है जी। तो तब तक उसका रिड्रेसल नहीं मिलेगा जब तक कैपिटलिस्ट का पावर, कैपिटलिस्ट का रोल निगेट या कम नहीं होगा। जब तक उसका रोल है, तब तक हमारी बाकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं मिलेगा। मैं आपकी एक्सीडेंट्स की बात की, आपने विटामिन की बात की। मैं कहता हूँ कि हम लोग, ये सवाल क्यों नहीं उठता कि हम लोग बीमार क्यों हैं? हमारे आप कहीं किसी पब्लिक में जब कभी, जहाँ
जनरल पब्लिक बैठी होगी, आप जस्ट ऑब्जर्व करना और या किसी से आप सर्वे कर लो कि भैया हमारी फीमेल्स जो अराउंड 40 या उसके आसपास की है, कितने सारों को थायराइड टेस्ट अब नॉर्मल है, जी कितने सारे। आप विटामिन डी की बात कर रहे थे, आप सर्वे करेंगे ऑलमोस्ट 90% का नीचे है। जी फिर आप जाए जनरल पब्लिक में एक असेस और करना, इनफर्टिलिटी, आप प्रीगनेंसी भी बढ़ गए, लोगों की नीड्स भी बढ़ गई, इनफर्टिलिटी। और इनफर्टिलिटी खाली ह्यूमंस में नहीं हो रही है, आप गांव में जाएं, वो बेचारा परेशान है कि मेरी गाय नहीं वो बच्चा दे रही, मेरे उसकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही, क्योंकि तभी उसको दूध तो तभी मिलेगा ना जब वो सोएगी तो, जी है ना। मिल्क एनिमल्स की प्रोडक्टिविटी कम होगी, ह्यूमंस की फर्टिलिटी कम होगी, डायबिटीज़ का रेट बढ़ गया। अभी रिसेंटली एक सर्वे भी आया था कि इवन जम्मू में भी काफ़ी हाई रेट है डायबिटीज़ का। तो इन चारों पांचों चीज़ों को अगर हम क्लब करते हैं, इनको बोलते हैं हम एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स। जी और कौन कर रहा है इनको? हमें लगता था कि हम खुद कर रहे हैं, हमारा कसूर है कोई, ऐसा नहीं है। एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स का होने के लिए एंडोक्राइन डिसरप्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। ये सरल भाषा में बताएंगे एंडोक्राइन रिसेप्टर्स क्या होते हैं, बॉडी में कैसे काम करते हैं? एंडोक्राइन डिसरप्टर्स जो हैं वो केमिकल्स हैं जी जो एनवायरनमेंट में ओके प्रोड्यूस हो गए हैं। ओके वो है पॉल्यूशन प्रोडक्ट्स, ओके वो ये नंबर ऑफ केमिकल्स हैं जो हमारे एंडोक्राइन हार्मोन्स को मिमिक कर रहे हैं। ओके कैसे? जो एंडोक्राइन ग्रंथियां हैं हमारी, जी उनको मिमिक करके उनकी हार्मोन सिक्रीशंस को, उनके फंक्शन को अल्टर कर रहे हैं। कोई आपका जैसा बन जाए, कोई मेरा जैसा बने, मैं ना हूँ मेरे जैसा बन के कोई मेरा काम कर जाए कोई। ओके तो दिस इज लाइक दैट। थायराइड का सिक्रीशन नहीं है, उसकी सिक्रीशन को मिमिक कर रहे हैं। तो ये एंडोक्राइन डिसरप्टर्स प्राइमरी कॉज है थायराइड की एलिमेंट को बढ़ाने के लिए, डायबिटीज़, विटामिन डी, और ये जिनको जो हम एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स जिनको हम क्लब करते हैं उनके लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस पर भी चर्चा नहीं हो रही, क्योंकि जो एंडोक्राइन जो डिसरप्टर प्रोड्यूस कर रहा है वो इस पर चर्चा नहीं चाहता है। कौन कर रहा है प्रोड्यूस? नहीं, डेफिनेटली ये जो आप देखें, खूब से ऐड मिलेगी किस जो इससे खुशबू वाली जो 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 फ्रेग्रेंस वाली सेल्स, है ना, एड्स मिलती है ना काफ़ी से। आप लोग शुरू में बातें की कि एड्स पे बम्बार्ड किया जाता है जी ना, जो सेंट्स और वो है, वो भी एक कंपोनेंट है उसमें, दिस इज वो एक केमिकल वो भी है। जी तो जो अपने प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं, जिनको उनसे फायदा होता है, नंबर ऑफ थिंग्स, एक चीज़ नहीं है। मतलब आप एंडोक्राइन डिसरप्टर आप पढ़ेंगे तो इट विल टेक 2-3 days। ओके तो वो सारे पॉल्यूशन प्रोडक्ट्स हैं, और अनफॉर्चुनेटली इंडियन सिनेरियो में इस पे काम नहीं हुआ है कि हम पॉल्यूशन की तरफ, rather कहीं आप इन्वायरमेंटल इश्यूज और पॉल्यूशन को किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप तो ये तो कोई चर्चा का विषय नहीं दिखते ना। जबकि ये आपने रिसेंट पढ़ा भी होगा कि पॉल्यूशन जो है वो एक मेजर कॉज है डेथ्स और लंग्स के लिए, पढ़ा भी होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी का कोई इस पे बवाल नहीं उठता इस पे कि भैया हम लोग क्यों इसकी वजह से हो रहे हैं, पॉल्यूशन लेवल कम क्यों आए। फिर बात वही आती है कि जिसने इलेक्शन में पैसा कंट्रीब्यूट किया होगा, उसकी इंडस्ट्री जो मर्जी प्रोड्यूस करे, किसी को क्या फर्क पड़ता है। ये बात तो वही आ जाती है। फाइट कैसे की जा सकती है डॉक्टर? फाइट सर मैं यही मानता हूँ कि जब तक हमारा इलेक्टोरल, देखो 17 साल से तो ये काम, 17 क्या, ये 1937 के इलेक्शन से तो काम कर रहा है ना, ऑलमोस्ट 90 ईयर्स हो गए जी। इलेक्शंस, मतलब इंडिपेंडेंस से पहले भी यही सिस्टम जब इलेक्शंस हुई, तो जो कुछ इसने 90 साल में दिया है तो वो तो आगे भी अगर रहेगा, ये तो ऐसे ही दे रहा है इसने। जब तक हम इलेक्टोरल सिस्टम को, पॉलिटिकल, हम अपने डेमोक्रेटिक सिस्टम को ऑल्टर करने की तरफ सोच नहीं लगाते, तब तक तो यही रहना है। मतलब मैं क्लियरली समझता हूँ कि जो ये प्रूफ है ना 17 साल से जैसे किया, आगे आप कैसे ओवरनाइट एक्सपेक्ट करते हो जी। तो वो जो इलेक्टोरल प्रोसेस है, तो वो तो सेंट्रिक किस पे है? वो है कि जो इलेक्शन की प्रोसेस को फंड करता है उस पर सेंट्रिक है। तो सारा काम वही है। जब तक वो सिस्टम ऑल्टर नहीं होता तो तब तक तो हम लोग अपने बाकी सोशल इश्यूज और हेल्थ इश्यूज जो क्लब्ड हैं उस पर उससे निजात नहीं पा सकते। सर आपने डेमोक्रेसी की भी बात करी, इंडिया को सबसे बड़ी डेमोक्रेसी माना जाता है। नहीं बड़ी है पर फ्लॉड है। आप देखिए, सर्च करें आप,
बड़ी, दिस इज़ वेरी पैराडॉक्सिकल। आप फ्लॉड डेमोक्रेसी सर्च करें नेट में। सी क्या है फ्लॉ डेमोक्रेसी? फ्लॉड डेमोक्रेसी वही है कि आप कहने को डेमोक्रेसी हो, हाँ जी लेकिन क्योंकि सभी को एम्पावर नहीं कर रहे हो आप एक ग्रुप एम्पावर होता है, एक जैसे हमने पहले डिस्कस कर जी लिया जी, कि जो अभी गवर्नमेंट बनाए हैं वो एम्पावर में है एग्जैक्टली। 100 में से 35-40 ग्रुप का जो है वो एम्पावर्ड है। बाकी जो हैं, जो बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं जो इलेक्शन के, जो जिनके पास सिग्निफिकेंट नंबर है और वो एम्पावर्ड में नहीं है। अनएम्पावर्ड है। जी क्योंकि अनएम्पावर्ड है वो खाली, फिर बात तो वही बात पे आ जाएगी, वो आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप खाली उसको अपोज करो। जी अपोज करके वो खाली अपोज नहीं ना करता है, वो दैट ही वो बिकम्स प्रॉब्लम फॉर द प्रॉब्लम नेशन, फॉर द अदर फॉर द पर्सन, नहीं एग्जैक्टली। नहीं अदर पर्सन नहीं, फॉर द नेशन। आप उसकी एनर्जी आप खाली अपोजिशन के लिए यूज कर रहे हो, उसकी नेशन बिल्डिंग में यूज करो ना एनर्जी उसकी। वो भी तो सिग्निफिकेंट वोट शेयर है ना, तो उसकी नेशन बिल्डिंग में आप उसको इन्वॉल्व करते। बट क्योंकि फिर बात वहीं आ जाती है वापस रिवर्स की, इस सारे सिस्टम का जो बेनिफिशियरी है वो है जिसने पैसा इन्वेस्ट पैसा इन्वेस्ट किया है, तो वो करना नहीं चाहता है। और अल्टरनेट सिस्टम में उसका रोल खत्म होता है, इसलिए इस पे चर्चा नहीं होती। आपने बोला कि चर्चा, और चर्चा कौन कराता है? आप देखें आज की डेट में चर्चा करानी कहाँ से है? एक तो अभी तो खैर 10-12 साल से सोशल मीडिया से काफ़ी चीज़ें बढ़ रही हैं, लोगों में जा रही है, लेकिन मेजर जो स्टेक होल्डर्स हैं वो कौन लोग हैं जिनके पास जो मेजर मेजर मीडिया हाउसेस जो हैं, जी। वो आप देखें, आप खुद ही कुछ चीज़ें बोलने की नहीं समझने की होती है। सो इन चीज़ों को क्या आपको लगता है कि ये टाइम आने पे चीज़ों को ठीक किया जा सकता है, या कभी कभी इन चीज़ों में डिबेट की जा सकती है? नहीं, डिबेट तो चाहिए। अब मैं तो सो कौन करेगा डिबेट देखिए इन ऐसा है चीज़ों कि में? मैं तो अभी लगा हुआ हूँ, मैं तो जो नंबर 2 और नंबर 3 पे रहे हैं, मैं तो उनको पर्सनली मिल के उनके, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि उनका कोई सेमिनार ऑर्गेनाइज किया जाए ओके। और उनको रिक्वेस्ट किया अवेयर जाए किया जाए कि क्या एग्जैक्टली? अब मैंने कईयों से बात की है, मुझे सिर्फ टाइम का कंस्ट्रेंट रहता है, और मैं तो आई एम ऑन द जॉब कि जो नंबर 2 नंबर 3 पे रहे हैं उनको बोला जाए कि भैया आप अपनी बात तो रखो पहले। ये बात नहीं हुई है, मुझे पता है। कुछ पार्लियामेंट्री कमेटी में कुछ बात हुई थी 4-5 साल पहले ना, लेकिन वो उस पर इस तरह एम्फेसिस उस पर हुआ नहीं, और वो सबड्यू रह गई कि ऐसा, क्योंकि जब ये मॉडल अडॉप्ट कर रहे थे तब इतनी सी चर्चा हुई कि नहीं, हमारी इंडियन जो है वो पीआर मॉडल को समझने के लिए कैपेबल नहीं है। वे बैक जब हमारा संविधान लिखा जा रहा था, तो इतनी सी कोई बड़ी लंबी चौड़ी बात इस पर नहीं। हुई नहीं है पहले कि भैया चेंज हो। तो सोसाइटीज इवॉल्व होती है, हम स्टैटिक क्यों रहे? एज पर नीड्स कितनी चीज़ें इवॉल्व होती है। एग्जैक्टली। तो एज जैसे हमारी सोसाइटी ग्रो कर रही है, एज पर नीड्स हमें रिफॉर्म्स की बात करनी चाहिए। एज पर रिफॉर्म्स की, भैया ये रिफॉर्म्स हमें अगर सोसाइटी को बेटर करते हैं, होलिस्टिकली बेटर कर देंगे, तो हमें बात करनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली प्रॉबेबली हम लोग शायद डेप्थ में नहीं जाते, ऊपर से बात करके सोल्यूशन की तरफ आपको काम लगता नहीं है इन करते। फ्यूचर में ये कभी रिफॉर्म लाए जाएंगे? हाँ, क्यों नहीं होंगे, आज नहीं, पर जब 10-15 तक 20 कोई साल में कभी बात ही नहीं करेगा तो रिफॉर्म कैसे आएंगे? तो ये होंगे। क्योंकि मैं जिनसे भी, जैसे अभी रिसेंट इलेक्शंस में जो नंबर 2 पे रहे, नंबर 3 पे रहे, जिनसे भी बात की तो हम सोचते हैं हाँ होना चाहिए था। किसी ने भी ऐसा नहीं बोला कि नहीं होना चाहिए था। मैंने कोई 20-25 जनों से बात की है जो हमारे अपने डिवीजन में, कि भाई यार ऐसा है, आपके पास अच्छे वोट्स हैं अक्रॉस द पार्टीज, क्योंकि मैं किसी पार्टी से एफिलेटेड नहीं हूँ अक्रॉस, जी। तो आप लोग बात रखो। और क्योंकि सभी लोग अपनी पार्टी के थॉट से बंधे होते हैं, तो कई बार वो नहीं कर पाते, पर बट किसी ने ऐसा नहीं कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इवन मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के हेड से भी मिला, अभी मैं इस पब्लिक प्लेटफॉर्म पे उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा या किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूँगा। ही आल्सो सेड कि नहीं, ये होना तो चाहिए। तो दैट इज़ ए गुड थिंग कि अगर वो समझते होना चाहिए। दिक्कत ये है कि अभी इतना लंबा पब्लिक का प्रेशर नहीं, तो एक बारी पब्लिक में ज़्यादा लोग शोर मचाएंगे, उठेंगे, होगा। आज नहीं होगा, 10 साल 15-20 साल बाद। ऐसा नहीं कि यंगर जनरेशन जो है वो इस पे बात नहीं करेगी। अगर मेरे में थॉट आया है और लोगों को पीछे भी है, ऐसा नहीं कि मैं अकेला ऐसे इस थॉट के साथ हूँ। से इन फ्यूचर में डॉक्टर व्यास देव जी पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे? कभी इलेक्शन का प्लान्स है? नहीं नहीं, ये सर नो में जवाब नहीं दे पाऊँगा। हाँ, मैं बड़े कीनली रिफॉर्म्स की बात परस्यू करना चाहता हूँ। अगर मुझे लगा कि ये रिफॉर्म्स की बात करने के लिए मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ रही है,
तो डेफिनेटली तब जरूर, लेकिन मेरा जो मुद्दा है वो सिर्फ यही है कि सोसाइटी डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की बात करे और एम्पावर करने के लिए बात करे कि भाई जो इलेक्टोरेट है वो प्रोपोर्शनली एम्पावर हो, क्योंकि इस जो प्रेजेंट एग्जिस्टिंग सिस्टम है इसने बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे नेशन को दी हैं। इसने बहुत सारी प्रॉब्लम, मतलब आप कोई प्रॉब्लम लो, मैं इसका सोल्यूशन, मैं उसका लिंक इसी सिस्टम से मानता हूँ। कोई भी आप प्रॉब्लम आप दें तो मैं आपको जस्टिफाई करने की कोशिश करूँगा कि ये हमारे फ्लॉड सिस्टम्स ने पैदा की हुई है, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम लगा लो, चाहे हमारी सोसाइटी की डिवीजन लगा लो, सोसाइटी में जो एग्जिस्टिंग डिवीजन्स है, चाहे हमारी रिलेटिवली पुअर ग्रोथ है। जी आप देखिए 17 साल पहले इंडिया और चाइना ऑलमोस्ट इकट्ठे ही इंडिपेंडेंट। जी आज उसकी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी देखो और हमारी देखो, हमारी पॉपुलेशन ग्रुप सेम है, सेम पॉपुलेशन ग्रुप है, अब ऑलमोस्ट हमने तो उनको ओवरटेक कर दिया। तो अगर हमारे पास काम करने वाले बंदे ऑलमोस्ट सिमिलर थे तो हमारा वो ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी क्यों नहीं रही? आप देखें इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज हमारे इंडिया क्या में। चाइना में फ्लॉड डेमोक्रेसी नहीं होती? नहीं, उनकी डेमोक्रेसी नहीं है, उनका सिस्टम डिफरेंट है। ओके। लेकिन मैं वो भी नहीं कहता हूँ कि वो सिस्टम हम लोग अडॉप्ट करने के उसमें है। डेमोक्रेसी स्लो जरूर रहती हैं क्योंकि वो उनका बीइंग कम्युनिस्ट वो लोग डिफरेंट पैटर्न पे काम करते हैं, बट उन लोगों ने, मैं ये रहता है कि ये नहीं कि हमने वो अडॉप्ट करना है, ऐसा नहीं है। उनका सिस्टम हमें कतई सूट नहीं करेगा, जी लेकिन हम लोग की ट्रेजेक्टरी स्लो क्यों रही, ये मुझे हमेशा सवाल रहता है कि यार हमारी रैपिड क्यों नहीं हो सकी, हमारी, जबकि सेम पॉपुलेशन, हम काम करने वाले सिमिलर से बंदे थे, जी है ना। तो वो कहीं ना कहीं हमारे इसमें जो, जैसे मैं आपको बात किया कि सीपीआई इंडेक्स में जहां हम लोग पिछले काफ़ी सारे डिकेड्स में हुई हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे जो हम लोग एफर्ट करते हैं, हमारे वो कहीं ना कहीं तो साइफन ऑफ हो रहा है ना हमारे जी एफर्ट्स बिल्कुल को। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो साइफन ऑफ कहाँ से रुकनी थी? वो रुकेगी जब अल्टरनेटिव मॉडल होगा। तो प्रेजेंट मॉडल जो 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 जैसा कर रहा है वैसे वैसे ही करेगा। आप कह रहे हैं कि इसका सोल्यूशन है कि जब तक इलेक्शंस में पैसा नहीं बहाया जाएगा, नहीं, पैसा बहाना बंद नहीं बंद होगा। नहीं होगा। और बंद कौन करेगा? वो इलेक्शन कमीशन नहीं करा सकता है, जी वो कोई सरकारी एजेंसीज नहीं करा सकती हैं। वो सिर्फ और सिर्फ आम लोग। रिफॉर्म्ड सिस्टम। ये डेस्परेशन है ना पैसा खर्चने की। जब आपको पता कि एक को सारी पावर मिल रही है तो डेस्परेशन में खर्चते हैं। वो शराब डेस्परेशन, किसी की खुशी खुशी कोई, आप, मैंने बड़े जनों को मैं क्लोजली बात करता हूँ, कोई खुशी खुशी से इलेक्शन में पैसा नहीं लगाता। वो इसलिए लगाता है, कोई वो जो जितना अपने रिसोर्सेज उसके पास है, वो बेचारे सारे रिसोर्सेज लगाते हैं बेचारे कि इलेक्शन में बेचारे अपने जो उसकी जमा पूंजी होती है वो बेचारे, क्यों? क्योंकि सारी पावर एक नंबर पे आने पे मिलनी है। जी तो उस एक नंबर पे पहुंचने की डेस्परेशन में वो ए से जेड तक जो रिसोर्सेस हैं वो यूज किया वो यूज करते हैं। उसमें चाहे अच्छे रिसोर्सेस हैं चाहे वो माड़े रिसोर्सेस हैं, बुरे अच्छे की कोई डिफरेंशिएशन वहाँ नहीं रहती। वहाँ पे तभी आप देखते हो कि यार ये तो इसके पे तो ये तो फलाना लीडर है, इसके साथ दोस्ती तो उन लोगों के साथ है जो आपको अच्छे नहीं लगते या जिनका, लेकिन उसी बेचारे की मजबूरी है वो क्योंकि पहले नंबर की सारी ताकत है। अगर दो नंबर वाले को भी हो, कंपैरेटिवली हो, तो वो डेस्परेशन खत्म ही हो जाएगी। जी वो डेस्परेशन ही खत्म हो जाएगी कि आपको बाकी रिसोर्सेस को यूटिलाइज करना है। तो ये अल्टर्ड मॉडल और सक्सेसफुली चल रहा है ना यूरोपियन कंट्रीज में। आप देखें वहाँ पे, और वो जो हैप्पीनेस इंडेक्स में जो अच्छे कर रहे हैं वहाँ पे ये सिस्टम है ना। ऐसा नहीं है कि ये सिस्टम कहीं टेस्टेड नहीं है ना। तो डॉक्टर थैंक यू फॉर ये शेयरिंग योर थॉट्स। एंड ऑफ द डे में अपने हमारे व्यूज को कुछ हेल्थ की एडवाइस यूथ के लिए या जो ओल्ड एजेस है कैमरा में लेके क्या बोलना चाहेंगे? एक तो ये कि हर एक को घंटा डेढ़ घंटा फिजिकली एक्टिव रहना है। यूथ को खासकर ज़्यादा फिजिकली एक्टिव रहना है, क्योंकि हमारी बोन्स की जो स्ट्रेंथ गेन होती है ये 25 ईयर्स तक होती है। ये बोन बैंक जैसा है, बैंक बैलेंस जैसा है। जो भी बोन गेन होनी है ये 25 ईयर्स के बाद नवी गेन नहीं होनी। जो हमने
सेव कर ली, अचीव कर ली, उसी को खर्चना है थ्रू आउट द लाइफ। ये एक कंपोनेंट आपको याद रहना चाहिए। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे व्यूअर्स, खासकर वो लोग जो जिमिंग और जो आर्टिफिशियल आपने बात की थी कि सप्लीमेंट्स लेने थे, कि भाई हमारी बोन गेन होनी है 25 ईयर्स तक, और वो होनी है मस्कुलर एक्टिविटी से। आप दौड़ लगाएं, आप वेट ट्रेनिंग करें, कुछ करें, बैलेंस डाइट। एक्स्ट्रा सप्लीमेंट ने मैं दो ग्रुप देता हूँ। एक वो ग्रुप की जो बोले कि मैंने खाली कैल्शियम खाना है, विटामिन खाने हैं, ये खाना है और बैठना है, उसकी बोन गेन नहीं होगी। बैलेंस डाइट लेंगे, बैलेंस डाइट, कोई एक्स्ट्रा नहीं, और अच्छी फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो आपका बोन बैंक, जो आपका, जिसको हम पीक बोन मास कहते हैं, इसको इसको जो टेक्निकल वर्ड्स में बोलते हैं पीबीएम, पीक बोन मास, जो 25 ईयर्स तक गेन होता है। तो वो एक बार बन गया आपका, वो पीक बोन मास 25 से 35 तक स्टैटिक रहता है। 35 के बाद वो शरीर थोड़ा थोड़ा सा लूज करना शुरू हो जाता है। जी। फीमेल्स में लॉस का रेट ज़्यादा होता है क्योंकि उनकी प्रेगनेंसी और बाकी हार्मोनल इश्यूज रहते हैं। मेल्स में फीमेल से कम रहता है। तो अगर किसी का पीक बोन मास 25 ईयर्स में सपोज 100 यूनिट्स है, तो एट 60 उसके कंपैरिजन में जिसका पीक बोन मास 100 की जगह पे 80 रह गया, उससे डेफिनेटली ज़्यादा रहेगा। जी। तो इसलिए कोशिश ये रहनी चाहिए कि हमारा पीक बोन मास बने और अच्छा बने, अच्छी अच्छी हमारी अर्निंग रहे। एक रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, योगा एक्टिविटीज़, ये हमारा न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन की वो नर्व्स और मसल कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करता है, जिससे एल्डरली एज ग्रुप में फॉल्स का रेट कम हो जाता है। तो इसलिए फिजिकल एक्टिविटी के और योगा के मल्टीपल फ़ायदे रहते हैं। तो उस पे इनको कंसंट्रेट करता रहना चाहिए। थर्ड जिससे नुकसान बढ़ता है, दैट इज़ स्मोकिंग, अल्कोहल, एडिक्शंस, हाँ जी। इंक्लूडिंग सोशल मीडिया एडिक्शन, क्योंकि वो बिठा देता है, वो फिजिकल एक्टिविटी से दूर कर करता देता है, है। एग्जैक्टली। तो एडिक्शन से बचना है। जो यूथ के लिए मैसेज है कि एडिक्शन से बचना है, टुवर्ड्स पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान देना। रहना है। जी। तो पॉजिटिव चीज़ें मुझे लगता है कि जॉगिंग ईजीएस्ट है, उसके लिए कोई रिसोर्स नहीं चाहिए। अगर आप बोलेंगे मेरे पास कोई भी नहीं है, कोई प्ले ग्राउंड नहीं, कुछ नहीं है, कोई नहीं, आप रोड साइड पे अर्ली मॉर्निंग उठ के, जब ट्रैफिक नहीं है, कुछ नहीं है तो घर में ही कुछ कर लो, बट डू समथिंग। थैंक यू सर। अपने कीमती समय से हमें टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और काफ़ी इंसाइटफुल कन्वर्सेशन रही हमारी। आपने हेल्थ के साथ साथ जो भी सोशल इश्यूज हैं उन पर भी बात करी। टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, एंड थैंक यू, वंस अगेन इट्स नाइस टू टॉक विद यू। ये थे डॉक्टर व्यासदेव जी। आपको हमारी कन्वर्सेशन पसंद आई हो, डू फॉलो अस, डू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड।